डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस में आज का हमारा जो टॉपिक है बैंक ग्राहक के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बैंक कस्टमर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं बैंक के ग्राहकों के प्रकार के बारे में। बैंक ग्राहक कई प्रकार के होते हैं। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति या संस्था अथवा व्यक्तियों का जो समूह है जो प्रसंविदा करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम हो तथा विधि सम्मत ढंग से बैंक में अपना खाता खोलने के लिए आवेदन करे और बैंक की शर्तों को मानने को तत्पर हो, बैंक का ग्राहक बन सकता है। कभी कभी बैंक ऐसे व्यक्ति को अपना ग्राहक ना लेती है जो कानूनी रूप से सक्षम नहीं है, किंतु उसके हितों के रक्षार्थ कानून ऐसी इजाज़त देता हो। विभिन्न प्रकार के बैंक ग्राहकों को संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार से बता सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत ग्राहक यानी इंडिविजुअल कस्टमर, और दूसरा है संस्थागत ग्राहक जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल कस्टमर। बैंक के ग्राहक वे सब व्यक्तियों का समूह या संस्था होती है जो बैंक में खाता खोलते हैं, किंतु बैंक एवं ग्राहकों के व्यावसायिक संबंधों में बैंक को बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। चूँकि बैंक में खाता खोलने के साथ साथ ही बैंक और ग्राहक के बीच प्रसंविदा की जो स्थिति उत्पन्न होती है और भारतीय प्रसंविदा अधिनियम धारा 11 के अंतर्गत ग्राहक में प्रसंविदा करने की वैधानिक क्षमता जरूरी है। अर्थात ग्राहक जो बैंक में खाता खोलता है वह वयस्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो तथा वह वैधानिक अयोग्यता से मुक्त हो। चूँकि बैंक ग्राहक का स्वरूप नहीं होता, जिस प्रकार खाता बैंक में खोला जाता है, अतः इसी परिप्रेक्ष्य में बैंक में खोले गए खाते की जो प्रकृति है के अनुसार हम उसे संक्षिप्त में दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा व्यक्तिगत ग्राहक जो होता है और दूसरा संस्थागत ग्राहक। पहले हम चर्चा करते हैं इंडिविजुअल कस्टमर्स की, जिसमें हमारा पहला है पागल ग्राहक। पागल व्यक्ति से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो अपने द्वारा किए जाने वाले अनुबंधों का अपने हितों का प्रभाव समझने में असमर्थ हो तथा दूसरे शब्द में अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति पागल माना जाता है। अनुबंध करने के लिए ऐसा कोई भी व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क वाला कहा जाएगा जो अनुबंध करते समय उसे समझने की क्षमता हो और समझने की शक्ति हो और इस अनुबंध पर अपने हितों का क्या प्रभाव पड़ेगा की जानकारी रखता हो। दूसरा है शराबी ग्राहक। भारतीय अनुबंध अधिनियम की जो धारा 11 है उसके अंतर्गत शराबी यानी मानसिक असंतुलन के कारण प्रसंविदा करने के अयोग्य एवं अक्षम होता है। अतः शराबी बैंक में भुगतान हेतु चेक प्रस्तुत करता है तो बैंक को या तो भुगतान नहीं करना चाहिए या भुगतान करते समय दो गवाही बला लेना उचित रहता है। तीसरा बिंदु है नाबालिग ग्राहक यानी माइनर कस्टमर्स। क्या होते हैं नाबालिग या अवयस्क ग्राहक से अभिप्राय बैंक के उस ग्राहक से है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है अथवा वयस्कता प्राप्ति से पूर्व यदि कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स द्वारा संरक्षण नियुक्त किया गया हो तो ऐसे व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से कम है। यद्यपि भारतीय प्रसंविदा अधिनियम की जो धारा 11 है उसके अनुसार वयस्क को प्रसंविदा करने के योग्य नहीं माना जाता, किंतु नाबालिग या अवयस्क का जो खाता होता है प्राय बैंक द्वारा नाबालिग अवयस्क को बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट खोलने का अधिकार दिया जाता है, किंतु उसे चालू खाता खोलने का अधिकार या उसकी जो इजाज़त है वो नहीं दी जाती। तीसरा बिंदु हमारा जो वो है विवाहित महिला ग्राहक यानी मैरिड वुमन एज ए कस्टमर। भारतीय संविधान में बिना लिंग भेद के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है और भारतीय विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874 के अंतर्गत भी विवाहित महिला को अपनी पृथक संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया है। वो अपने द्वारा अर्जित धन को एक सामान्य ग्राहक के रूप में बैंक में पृथक खाता खोलकर बैंक में व्यवहार कर सकती है। भारतीय हिंदू अधिनियम उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की जो धारा 14 है उसमें हिंदू महिला को
अपनी प्रत्यक्ष संपत्ति का असंदिग्ध एवं संपूर्ण अधिकार दिया है। ऐसी स्थिति मुस्लिम शादीशुदा महिला की भी है। अतः जीवन के अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पत्नी द्वारा अपने लिए अथवा अपने पति की आवश्यकता के लिए जो ऋण या दायित्व पर चाहती है या ऋण पति की बिना स्वीकृति के लिए लिया जा सकता है। विवाहित महिला एजेंट के रूप में भी हो सकती है। अगर कोई भी पत्नी अपने पति को एजेंट के रूप में कार्य करने का अधिकार देता है तो पति प्रधान के नाते उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। फिर हमारा अगला बिंदु है तीसरा, संयुक्त खाता ग्राहक। अगर हम बात करें ज्वाइंट अकाउंट कस्टमर्स की, जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर बैंक में खाता खोलते हैं तो ऐसे खाता को संयुक्त खाता कहा जाता है। प्राय ऐसे व्यक्ति वयस्क होते हैं, पर संयुक्त खाता खोलने में अवयस्क यानी जो नाबालिग है उसको भी पक्षकार बना सकता है, किंतु वह अवयस्क स्वयं या अपनी संपत्ति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं हो सकता। अगर हम संयुक्त खाते यानी ज्वाइंट अकाउंट खाते की सावधानियों के बारे में बात करें तो पहला है, संयुक्त खाता खोलते समय सभी सम्मिलित पक्षों के समय प्रार्थना पत्र, नमूने के हस्ताक्षर, कार्ड पर हस्ताक्षर लेना अनिवार्य है। संयुक्त खाता परिचालन के संबंध में भी स्पष्ट निर्देश पक्षकारों को हस्ताक्षर युक्त लेना जरूरी है। संयुक्त खाता यानी ज्वाइंट अकाउंट ऑपरेशन के लिए अधिकृत पक्ष तब सब संयुक्त खाते की सहमति के बिना किसी एजेंट की नियुक्ति नहीं कर सकता। ज्वाइंट अकाउंट का कोई भी संबंध खातेदार किसी अन्य खातेदार द्वारा जारी चेक के भुगतान को रोक सकता है। संयुक्त खाते में ऋण एवं ओवरड्राफ्ट के बारे में भी स्पष्ट निर्देश लेना चाहिए कि ऋण का संयुक्त दायित्व रहेगा अथवा संयुक्त या पृथक। अगला बिंदु है हमारा निष्पादन खाता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासक जिसको हम बोलते हैं। जब बैंक का कोई भी ग्राहक मर जाता है और उसकी संपत्ति के बारे में विवाद खड़ा हो जाता है तो सक्षम न्यायालय उस मृत व्यक्ति की संपत्ति को जो व्यवहार है वो दो प्रकार से करता है। पहला, प्रशासक द्वारा संपत्ति की व्यवस्था और दूसरा, निष्पादक द्वारा संपत्ति की व्यवस्था। अब हम बात करते हैं ट्रस्टी खाता ग्राहक के बारे में। ट्रस्टी अकाउंट कस्टमर यानी प्रन्यासी खाता ग्राहक जो होता है, भारतीय प्रन्यास यानी ट्रस्ट अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार प्रन्यास से अभिप्राय किसी संपत्ति के स्वामित्व से संबंध किसी ऐसे दायित्व से है जो किसी अन्य व्यक्ति में विश्वास से उत्पन्न होता है और जिसे स्वामी किसी अन्य व्यक्ति के हितार्थ अथवा अपने और किसी अन्य व्यक्ति के हितार्थ घोषित कर स्वीकार कर लेता है। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति के एक भाग को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के हितार्थ पृथक पर उनके प्रबंधन का अधिकार किसी अन्य विश्वस्त व्यक्ति अथवा व्यक्तिगत समूह को हस्तांतरित कर देता है। अब हमें यानी ट्रस्टी अकाउंट खोलते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। पहली, प्रन्यास के स्पष्ट और लिखित सलेह को ही मान्यता दी जाती है। दूसरा, बैंक किसी भी ऐसे नाम से खाता खोल सकता है जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह ट्रस्ट खाता है। तीसरा बिंदु है, बैंक द्वारा ट्रस्टी के व्यक्तिगत नाम से भी खाता खोला जा सकता है, बेशर्ते कि इस खाते की जो जमा राशि है स्पष्ट रूप से ट्रस्ट राशि स्वीकार करने की व्यवस्था हो। चौथी जो सावधानी वो है, बैंक स्पष्ट सूचना पर ही किसी खाते को ट्रस्ट खाता मानेगा। पांचवी है, यदि बैंक ये जानने की प्रन्यास खाते में जो जमा राशि है उसका उपयोग ग्राहक अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहा है तो बैंक भी ट्रस्ट को भंग का दोषी मान सकती है। अतः बैंक को ट्रस्ट खाते की राशि के दुरुपयोग में भागी नहीं बनना चाहिए। सातवां हमारा जो बिंदु है, नेत्रहीन व्यक्ति का खाता यानी अकाउंट ऑफ ब्लाइंड पर्सन। एक अंधा यानी नेत्रहीन व्यक्ति अनुबंध करने योग्य होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में ऐसे व्यक्ति को अनुबंध के अयोग्य नहीं माना गया है। अतः उसे बैंक में अपना खाता खोलने तथा उसके संचालन के पूरे अधिकार है। अंधे अथवा नेत्रहीन व्यक्ति के खाते में बैंक द्वारा कौन कौन सी सावधानियां बरती जाती है वो इस प्रकार है। पहली, नेत्रहीन व्यक्ति को खाता खोलने के लिए स्वयं उपस्थित होना चाहिए और उसे केवल बचत खाता अथवा सावधि खाता ही खोला जाना चाहिए। उस चालू खाता खोलना जोखिमपूर्ण है यानी करंट अकाउंट खोलना उसके लिए रिस्की है।
अतः यह खोलना उचित नहीं है। दूसरी है, उसका किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ ज्वाइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है। तीसरा, ब्लाइंड व्यक्ति के 3 फोटो खाता खोलते समय ले लेने चाहिए, जो क्रमशः उसके जो आवेदन पत्र है उस पर, खाता और नमूने के जो हस्ताक्षर वाला कार्ड है उस पर चिपकाए जाते हैं। चौथा है, नमूने के हस्ताक्षर के रूप में बाएं हाथ के अंगूठे के 3 निशान अथवा शिक्षित होने पर 3 हस्ताक्षर लेने चाहिए। अगर उसके परिचित है तो 2 व्यक्तियों द्वारा गवाही लेना उत्तम रहेगा। 8वां बिंदु है एजेंट के रूप में, यानी एजेंट एज ए कस्टमर। एजेंट का अभिप्राय उस व्यक्ति से होता है जो अन्य व्यक्तियों के लिए किसी कार्य को करने अथवा तीसरे पक्षकार के साथ व्यवहारों में प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त किया जाता है। जो व्यक्ति उसे नियुक्त करता है वह स्वामी यानी प्रिंसिपल कहलाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की जो धारा है 184, उसके अंतर्गत अवयस्क यानी माइनर और दिवालिया भी एजेंट बनाया जा सकता है, किंतु एजेंट का नियुक्तिकर्ता अनुबंध करने योग्य होना जरूरी है। इस अधिनियम की जो धारा है 185 में जो प्रावधान है कि एजेंट की नियुक्ति स्पष्ट या लिखित होना जरूरी नहीं है। यह नियुक्ति स्वामी के आचरण एवं व्यावसायिक प्रचलन के अनुसार अलिखित अथवा मौखिक भी हो सकती है। एक एजेंट जिसको स्वामी ने नियुक्त किया है, स्वामी की बिना अनुमति के अपने अधिकारों को दूसरों को हस्तांतरण का अधिकार नहीं होता। अतः जो भी अधिकार स्वामी ने उसको दिए हैं उन अधिकारों को स्वामी के बिना या उसकी अनुमति के बिना हस्तांतरण नहीं कर सकता। 9वां है निस्तारण खाता ग्राहक यानी लिक्विडेटर एज ए कस्टमर। भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1956 के अंतर्गत बनाई गई कंपनी के समापन या उसकी संपत्ति एवं लेन देन का निपटारा हेतु न्यायालय अथवा कंपनी के जो अंशधारी होते हैं अथवा उसके जो लेनदार है, अधिनियम में लिक्विडेटर नियुक्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा निस्तारक नियुक्त होने पर उसको किसी अनुचित बैंक में खाता खोलना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे संस्थागत ग्राहक की बात करें, यानी इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स की हम बात करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है संयुक्त हिंदू परिवार खाता, ज्वाइंट हिंदू फैमिली एज ए बैंकर कस्टमर। संयुक्त हिंदू परिवार का अभिप्राय ऐसे हिंदू परिवार से है जिसमें परिवार से संबंधित सब सदस्य एक साथ रहते हैं, भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, साथ में रहते हैं। ऐसे हिंदू परिवार में सब एक सबके लिए कार्य करते हैं। अतः संयुक्त हिंदू परिवार में पैतृक संपत्ति के स्वामित्व और उसका जो स्थानांतरण है, उसके अधिकारों का जो निर्धारण है हिंदू लॉज की 2 प्रचलित विधियों के द्वारा किया जाता है। पहला है पिताक्षर विधान और दाया भाग विधान। अब हम बात करेंगे साझेदारी फॉर्म की। पार्टनरशिप फॉर्म भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी का अभिप्राय 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार से अर्जित लाभ को बांटने का समझौता किया है जिसे वे सब अथवा सबके लिए कार्य करते हुए कोई एक व्यक्ति चलाता है। इस प्रकार साझेदारी संबंध लिखित अथवा मौखिक अनुबंध से उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म एंड बैंकर्स, यानी साझेदारी फर्म और बैंकर्स में क्या संबंध है। साझेदारी फर्म एक व्यावसायिक संस्था के रूप में अपने नाम से बैंक में अपना चालू खाता या अन्य किसी प्रकार का खाता खोल सकती है। चूंकि साझेदारी फर्म के एक से अधिक स्वामी या उसके ओनर होते हैं, अतः बैंक ऐसे खातों के जो परिचालन है अथवा ऋण देने की जो विशेष व्यवस्था है उसमें सावधानी रखती है। निम्न सावधानियां ध्यान में रखी जाती है। पहला, साझेदारी सल्ले की जो प्राप्ति है वो होनी चाहिए, रिसीविंग पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। दूसरा, खाता फर्म के नाम से ही खोला जाएगा। तीसरा, बैंक खाता खोलने तथा परिचालन का अधिकार है, वो राइट्स स्पष्ट होंगे उसमें। बाह्य व्यक्तियों को फर्म के खाते का संचालन का अधिकार या सभी साझेदारों को लिखित में सहमति हो के आधार पर परिचालन का लिए अधिकृत किया जाएगा। फर्म के जो खाते के संचालन पर उस पर रोक का अधिकार वो भी स्पष्ट होना चाहिए। फर्म के लिए ऋण लेना, गारंटी देना, संपत्ति को गिरवी रखना, हुंडी बिल लिखना अथवा उसका प्रष्टांकन करना, इसके बारे में भी स्वीकृति या उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। तीसरा है संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां। हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज की, यानी भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की जो धारा 3 के अनुसार कंपनी का अभिप्राय एक अधिनियम के अधीन निर्मित एवं पंजीकृत कंपनी से है तथा यह एक विद्यमान कंपनी से अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से है
जिसका निर्माण एवं पूंजीकरण पिछले किसी कंपनी अधिनियम के अधीन हुआ हो। कंपनी विधि द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका सार्वमुद्रा तथा शाश्वत उत्तराधिकार के साथ एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। कुल मिलाकर इसकी जो कानूनी या इसकी संस्था की जो स्थापन से जो मुख्य बांधे हैं वो इस प्रकार है। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति के समान है। नंबर 2, संयुक्त पूंजी का कंपनी पर अपने अंशधारियों के पृथक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तीसरा, कंपनी के जो अंशधारियों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। चौथा, कंपनी के शाश्वत उत्तराधिकार पाया जाता है। पांचवा, कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है। छठा, कंपनी की जो पूंजी है, कार्य क्षेत्र है, कार्य है, उसका जो संचालन है आदि का निर्धारण कंपनी के पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियमों के अधीन होता है। अगला है सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सहकारी समिति का अभिप्राय ऐसी संस्था से है जिसका निर्माण आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों द्वारा अपने आर्थिक हितों की रक्षा एवं संवर्धन के उद्देश्य से पारस्परिक सहयोग एवं समानता के सिद्धांत पर किया जाता है और उसका पंजीकरण देश के प्रचलित विधानों के अंतर्गत होता है। अब हम बात करते हैं बैंकर्स को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। पहला, बैंक और सहकारी समितियों का खाता खोलने, उनके परिचालन और ऋणों के लेन देन के लिए निम्न सावधानियां रखता है। पहला है समिति का पंजीकरण। बैंक को किसी भी सहकारी समिति के खाता खोलने या ऋण देने से पूर्व उसको ये देख लेना चाहिए समिति का रजिस्ट्रेशन या अधिनियम के अंतर्गत संबंधित राज्य के उप रजिस्ट्रार द्वारा किया जा चुका है या नहीं। समिति के जो नियम है या उसके उपनियम है उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि ले लेनी चाहिए। खाता खोलने या ऋण लेने के पारित प्रस्तावों की प्राप्ति भी कर लेनी चाहिए। समिति के जो ऋण लेने का अधिकार है उस पर भी पूरी चर्चा कर लेनी चाहिए। पांचवा है, ऋण लेते या खाता संचालन के लिए अधिकृत व्यक्ति की मृत्यु या त्यागपत्र पर उसका नामांकित अन्य व्यक्ति यानी नॉमिनी अधिकृत नहीं होता है। छठा, समिति के जो खाता संचालन का व्यक्तिगत खाता है वो भी अगर किसी बैंक में हो तो बैंक को पूरी सतर्कता रखनी चाहिए, नहीं तो सीमित समिति के नाम से चेकों तथा भुगतानों को ऐसे संचालन के व्यक्ति खाते में संग्रहित किए जाए, न संचालन के व्यक्ति चेकों या अन्य भुगतान समिति के खातों से किया जाए, अन्यथा बैंक के उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। छठा है, स्थानीय निकाय एवं संस्थाएं यानी लोकल कॉर्पोरेशन एंड ऑथोरिटीज। इसके अंतर्गत नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें, जिला परिषदों आदि स्वायत्त संस्थाओं का समावेश होता है। ये संस्थाएं जनहित में कार्य करने वाली स्थानीय संस्थाएं होती है जो जनता के ट्रस्ट के रूप में अर्ध सरकारी संस्था के समान कार्य करती है। इनका निर्माण एवं संचालन सरकार द्वारा निर्धारित जो नियम है या उपनियम है उनके द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं इन निकायों और संस्थाओं में खाता खोलते या ऋण देने में काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए। पहली, बैंक में खाता खोलने का आवेदन तथा तत्संबंधी जो भी प्रस्ताव है कि अधिकृत प्रतिलिपि होनी चाहिए। दूसरा, संस्था के जो नियम है या उसके उपनियम है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लेना चाहिए तथा उसका गहन अध्ययन कर लेना चाहिए। तीसरा, खाता खोलने के लिए जो अधिकृत व्यक्ति है उसके नमूने यानी स्पेसिमेन, सिग्नेचर या उसके अधिकार संबंधी स्पष्ट निर्देश भी प्राप्त कर लेने चाहिए। चौथा है, खाता संस्था के नाम से ही खोलना चाहिए, किसी पदाधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं, अन्यथा भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। विभिन्न प्रकार के खातों को पृथक पृथक रखना चाहिए। छठा है, संस्था को ऋण या जो उधार का जो अधिकार है वो भी स्पष्ट होना चाहिए, उसकी पावर कितनी है वो भी स्पष्ट होनी चाहिए। और खाता परिचालन करने वाले व्यक्तियों का अगर बैंक में व्यक्तिगत खाता है तो उसको भी ये पूर्ण सतर्कता रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे। छठा हमारा है क्लब, यूनियन, धार्मिक संस्थाएं, साहित्य कला परिषद तथा शिक्षण संस्थाएं। इन संस्थाओं की स्थापना उद्योग एवं व्यापार संचालन के लिए न होकर आम प्रपोज, खेल कूद, अपने सदस्यों के हितों की रक्षा, संवर्धन, साहित्य कला, विज्ञान आदि के संवर्धन, शिक्षण संस्थाओं के संचालन, धर्मार्थ प्रयोजन को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब हमें इसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। पहला, संस्था का गठन एवं पंजीकरण
यानी बैंक को खाता खोलते समय यह ध्यान में रखना चाहिए संस्था का जो गठन है और उसका जो पंजीकरण है वो किस आधार पर किया गया है, किस एक्ट के तहत किया गया है। दूसरा है संस्था के नियम और उपनियम की जो प्रतिलिपि है प्रमाणित वो भी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तीसरा है खाता खोलने के प्रस्ताव की अधिकृत प्रतिलिपि तथा खाता संचालनकर्ताओं के नमूने हस्ताक्षर ले लेने चाहिए। चौथा है खाता संस्था के नाम से ही खोलना चाहिए। अगर किसी दूसरे संचालक या व्यक्तिगत या पद से किया जाएगा तो यह असंवैधानिक है। पांचवा बिंदु है संस्था के जो ऋण लेने का अधिकार है वो भी नियमों और उपनियमों में जो प्रावधान है उसमें स्पष्ट अंकित होना चाहिए। व्यक्तिगत खाते के संचालन में विशेष सावधानी हमें रखनी चाहिए। फिर हमारा है अगला बिंदु सरकारी विभाग यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो केंद्र और राज्य सरकारों के भिन्न भिन्न विभागों की सरकार द्वारा अधिकृत बैंकों में खाता खोला जा सकता है और इन सरकारी विभागों के खातों का जो संचालन है बैंक को निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला ऑथोरिटी लेटर यानी विभाग अध्यक्ष से अधिकार पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि ले लेनी चाहिए। दूसरा सरकार के जो वित्तीय नियम है या उसके उपनियम है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्राप्त कर लेनी चाहिए और उसका पूर्ण पालन करना चाहिए। तीसरा उसका जो विभागाध्यक्ष है उसके द्वारा जो दिशा निर्देश का जो पालन है वो भी खाते में समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होशियारी से करनी चाहिए। चौथा है अधिकृत व्यक्ति से अधिक राशि न देने की सावधानी यानी जो बैंक है सरकारी विभाग के जो खातों के संचालन में यह भी सावधानी रखनी चाहिए कि किसी अधिकारी को उसको अपेक्षाकृत जो राशि है अधिक भुगतान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा बैंक लापरवाही का दोषी माना जाएगा। इस तरह से कुल मिलाकर बैंक के जो ग्राहक के प्रकार है उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं यानी संक्षेप में समझ सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं इंडिविजुअल कस्टमर्स और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स को हम निम्न बिंदुओं के आसानी से समझ सकते हैं। आज के टॉपिक में हम इतने ही चर्चा करेंगे। थैंक यू।